और बिल्कुल सबसे पहले बात कर लेते हैं पहाड़ों पर मौसम की, क्योंकि आज और कल के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इस खबर से उन लोगों के लिए परेशानी उनके सामने खड़ी हो गई है जो लोग अभी चार धाम यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पर्वतीय इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और इसी को देखिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और इसके तहत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश का पूर्वानुमान है। बिल्कुल। और स्नेहलता देखिए, बारिश होने की वजह से पहाड़ों पर दिक्कत बढ़ जाती है, फिसलन बढ़ जाती है, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है और ऐसे में पहाड़ पर बारिश का ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। चारधाम यात्रा में मौसम अब खलल जरूर पैदा हो सकती है और देहरादून में भी बारिश की संभावना जताई गई है। और इस बीच बता दें कि इस समय अपडेट है कि देहरादून में इस वक्त बारिश हो रही है, यानी कि पहाड़ों पर बारिश का जो येलो अलर्ट जारी किया है अब वो दिख भी रहा है। इस वक्त देहरादून में बारिश हो रही है और ज्यादा जानकारी रवि केंतुरा हमारे संवाददाता देंगे। बिल्कुल रवि, अभी फिलहाल क्या हालात हैं, कहां कहां बारिश हो रही है, कहां कहां के लिए येलो अलर्ट है, डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, अगर प्रदेश में बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और हम मैदानी इलाकों की बात करें तो कल देर शाम तक की है, यहाँ पर अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब सुबह से एक बार फिर से धूप खिल गई है। लेकिन पूरे प्रदेश में 18 तारीख तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, जिसका खास तौर पर पर्वतीय जिलों में बारिश होगी। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और कई इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। अब तो जो चारधाम यात्रा मार्ग है वहाँ पर ये बारिश कुछ इस यात्रा को प्रभावित कर सकती है। हालांकि जिस तरीके से तपती गर्मी इस बार देखने को मिल रही है, इस बारिश से जरूर कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल रवि, बारिश से राहत की उम्मीद मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है, लगते हुए मैदानी क्षेत्रों में हो सकती है, लेकिन पर्वतीय इलाकों के लिए चुनौती भी है। यहाँ देखना होगा कि व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, उन पर निगाहें रहेंगी। शुक्रिया रवि जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं रामनगर की। रामनगर में मौसम ने आफत ही खड़ी कर रखी है। यहाँ एक शादी समारोह में तेज आंधी की वजह से मंडप ही उड़ गया। दूल्हा दुल्हन नाच रहे थे, इस दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में 8 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां दुल्हा दुल्हन शादी में डांस कर रहे थे और इसी दौरान आप देख सकते हैं कि पूरा जो टेंट लगा था, जो मंडप था, वही उड़ गया और ऐसे में घायल भी कई लोग हुए हैं। 12 लोग उस दौरान मौजूद थे जिनके घायल होने की खबर है। तेज आंधी हवाओं से ये स्थिति बनी। वहीं चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब तक आंकड़ों के मुताबिक बात करें 39 ये कुल संख्या है जितने तीर्थ यात्रियों ने जान गंवाई है। इन सभी मौतों के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक वजह बनी हुई है। तो जिस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर जोरों शोरों से तैयारी का दावा किया गया था और 2 साल के बाद इस यात्रा को बहाल किया गया था, तो जाहिर तौर पर तमाम श्रद्धालुओं की प्लानिंग जो पोस्टपोन होती चली आ रही थी 2 साल तक, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, रुख किया, लेकिन आंकड़े चिंताजनक है जान गंवाने वाले यात्रियों के। और देखिए, जहां 39 लोगों की जान अभी तक स्नेहलता जा चुकी है, वहीं बद्रीनाथ धाम से भी एक खबर मिली कि हार्ट अटैक से एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मुंबई के रहने वाले एक शख्स की मौत हुई है। कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम में मौतों का ये आंकड़ा बढ़कर अब 7 हो चुका है। बिल्कुल चिंताजनक ये स्थिति है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हर नजदीकी क्षेत्र में दुरुस्त करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसी बीच आंकड़े हमारे सामने हैं।
तो वही चारधाम यात्रा में यात्रियों की परेशानी के बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, चारधाम की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो अनुरूप नहीं है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। मंत्री जी कहते हैं सब कुछ ठीक है, और नेता अगर बात करें सामने से कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, कोई प्लान ही नहीं था सरकार के पास। भगवान भरोसे चारधाम, सरकार पर विपक्ष का इल्जाम। सबसे बड़ी यात्रा पर प्लान फेल, श्रद्धालुओं के साथ किसने किया खेल। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले और श्रद्धालु बड़ी शिद्दत के साथ चारधाम यात्रा के लिए निकले। लेकिन सरकार की बदहाल इंतजामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के विदेश दौरे पर जाने से श्रद्धालुओं की उम्मीद पर पानी फिर गया। लेकिन अब कई दिनों के विदेश दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दावा कर रहे हैं कि काफी हद तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज़्यादा जनता में उत्सुकता है चारधाम यात्रा करने की। इसमें हमारे यमुनोत्री के अंदर अभी तक 42,574 आ चुके हैं, 1,09,952 गंगोत्री में आ चुके हैं, केदारनाथ के अंदर 2,03,972 लोग आ चुके हैं और बद्रीनाथ में 1,95,329 लोग पधार चुके हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने नए दिशा निर्देश भी तय कर दिए, जिसमें उन्होंने कहा मंदिरों में जितनी क्षमता होगी उतने यात्री चारधाम भेजे जाएंगे। चारधाम के अलावा श्रद्धालु दूसरे स्थल पर जा सकते हैं। चारधाम यात्रा आने से पहले श्रद्धालु मौसम को भांप लें। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कितने लोग आ रहे हैं, पर कैरिंग कैपेसिटी के बारे में मैं बार बार कहता रहा और मैं फिर से कहूंगा कि जो कैरिंग कैपेसिटी हमारे धामों की है उसके मुताबिक ही लोग जाएं और अपने आप को एक्सर्ट ना करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो धीरे धीरे यात्रा करें। हेली सर्विस चल रही हैं और भी हम सर्विसेज को लाने का प्रयास करें। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सलाह दी, अगर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या को सीमित करना बहुत जरूरी है। देखिए, जितना संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं वो जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनके हिसाब से काफ़ी भारी पड़ रही हैं और इसलिए संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। रास्ते में जो पड़ाव हैं उनका उपयोग करना चाहिए। एक तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि एक्लिमेटाइज होंगे जो भी यात्री आ रहे हैं बाहर से। बहुत एकदम मैदान से और इतनी अधिक ऊंचाई पर सीधा पहुंचना वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद नहीं है। उधर केदारनाथ धाम से लौटे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत केदारधाम में व्यवस्थाओं को बेहतर बताया। उन सबको हम तीर्थयात्रा के लिए किसी को रोकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब हमने पंजीकरण ये कर दिया कि एक दिन में कितने यात्रियों को भेजना है, दूसरे दिन कितने यात्रियों को भेजना है, तीसरे दिन कितने यात्रियों को भेजना है। और अब ये भी क्या है रुद्रप्रयाग में कि अगर केदारनाथ में पंजीकरण अगर ज़्यादा है तो पहले हमने यात्रियों से निवेदन कर रहे हैं कि पहले बद्रीनाथ के दर्शन करके। सुना आपने स्वास्थ्य मंत्री ने अपने दावों में क्या क्या कहा, लेकिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने उनके दावों को झूठा बताया। प्रीतम सिंह ने कहा सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं था। सरकार को यात्रा प्रारंभ करने से पहले रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए था। सरकार के पास ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए थी कि चारधाम यात्रा में जितने भी जगह रुकने की है वहाँ पर अगर वो पूरी तरीके से पैकअप हो गया है और हेलीकॉप्टर सेवाएं भी जो है वो पूरी तरीके से पैकअप हो गई हैं, तो इसको तदनुसार जो है कार्यक्रम बनाते, लेकिन कुछ नहीं। बहरहाल चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, जहां सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त बता रही है
तो वहीं विपक्ष का साफ कहना है, अगर इंतजाम ठीक होते तो यात्रियों की ना तो मौत होती और ना ही तीर्थ यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ती। देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो स्नेहा, कई कारणों से ये चारधाम यात्रा इस बार चर्चाओं में है, कहीं अव्यवस्था को लेकर, तो वहीं केदारनाथ धाम में यात्रा इस बार रिकॉर्ड तोड़ रही है। महज 11 दिनों में ही केदार धाम में 2 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, 6 मई को भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले गए। देश विदेश से भक्तों को, दर्शनार्थियों को देखा गया और इसके बाद जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लिमिट के बावजूद भी देखिए मैक्सिमम कैपेसिटी चल रही है और जिस पतले पतले रास्ते पर लोगों को चलना होता है वहां पर खच्चर, टट्टुओं और इनका ट्रैफिक सा लग गया है। ये तस्वीरें भी आई और लगातार हम दिखाते रह रहे हैं, हमारी नजर बनी हुई है। और हिमालय में 5वें धाम के रूप में स्थापित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं। इस साल 4 धाम में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी व्यवस्था को बनाने में सरकार, प्रशासन, इससे जुड़े विभागों के पसीने भी छूट रहे हैं, ये हमने देखा है। हेमकुंड साहिब में इस बार भारी संख्या में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार की ओर से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने फैसला लिया है कि इस बार यात्रा में एक दिन में 5000 सिख श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर मत्था टेक सकते हैं। और देखिए, काफी समय के बाद ये सारे धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में व्यवस्था उसके अनुसार रखने का प्रयास किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। पौड़ी में गर्मी भरे दौर में अब कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट गहराने लगा है। यहां आम जनता को अब बूंद बूंद पानी के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल जल संस्थान की पुरानी पाइपलाइन कई जगह से लीकेज होने की वजह से समस्या बन रही है। उधर जल संस्थान का कहना है कि जिन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है वहां वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर टैंकर भेजकर पेयजल आपूर्ति करवाई जा रही है। हालांकि जल संस्थान ने चुनिंदा टैंकर भी पेयजल संकट से त्रस्त जनता की प्यास बुझाने में काफी हैं। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां ये समस्या अभी भी है। हैंडपंप चला के लाना पड़ता है। सारे गांव में महिलाएं हैं और पानी के लिए इधर उधर भटकती रहती है कि कौन हैंडपंप तो चला ही नहीं सकते। बहुत दिक्कतें होती हैं। फिर उन्हें इधर उधर से किसी को बोल के हाथ पाँव जोड़ के तब जाके एक बर्तन पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है। सड़क चढ़ाई पे पानी का भी सारे बच्चे भी परेशान है पानी के लिए। फिर लोग गाँव से प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ पानी नहीं है तो हमें रहना नहीं है। अभी हम लोग जो वाटर सप्लाई है वो श्रीनगर पंपिंग पेयजल योजना से पौड़ी शहर में कर पा रहे हैं, लेकिन उससे पूरी नहीं हो पा रही है और आंशिक रूप से हमारी सप्लाई जो प्रभावित हो रही है और कुछ क्षेत्र में हमें दिक्कत हो रही है जहाँ पे हमको टैंकर भी भेजना पड़ रहा है और उसके मरम्मत के लिए हम लोग मटेरियल वगैरह अरेंज कर रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं खबर का, जहां ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में आग की खबर है। जहां हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में अज्ञात वाहन ने पहले टक्कर मारी, टैंकर के केबिन में आग लगी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने किसी तरीके से यहां आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के हाईवे के दादरी थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां तेल से भरे टैंकर में आग की तस्वीरें आई और खतरनाक होती हैं तस्वीरें, क्योंकि तेल से भरे टैंकर में अगर टैंकर तक ये आग पहुंच जाती तो बड़ा धमाका हो सकता था। लेकिन यहाँ गनीमत ये रही, वक्त रहते केबिन में आग जो लगी थी उसे फायर ब्रिगेड ने बुझा लिया और ये आग टैंकर तक नहीं पहुंची, क्योंकि इस टैंकर में तेल भरा हुआ था। दादरी थाना लगता है जहां से ये तस्वीरें आई हैं, ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर। और वहीं एक हादसे की खबर मिल रही है शामली से। शामली में बालाजी की शोभा यात्रा के दौरान हादसा हो गया। इस हादसे में तकरीबन 6 लोग घायल हुए हैं। एक बच्चे की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। सभी घायल लोगों को इलाज के लिए अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बच्चे की हालत भी नाजुक बनी हुई है। ये शोभा यात्रा निकल रही थी शामली में और इस दौरान ये हादसा हो गया जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें शोभा यात्रा की जब उस दौरान हादसा हुआ और तकरीबन 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
तीन घायल आए थे, जिनमें 2 बच्चे थे, एक जो है ये बड़ा आदमी है। तो बच्चे को जो है फ्रैक्चर लग रहा है राइट आर्म में 2 जगह, और जो दूसरा बच्चा था उसको जो है मल्टीपल एब्रेजन और मल्टीपल इंजरी है। सर में इंजरी है, सांस लेने में भी दिक्कत थी, चेस्ट इंजरी भी है इसको। और जो तीसरे वाला एडल्ट जो है, इसको जो है आपका बैक पेन है, लो बैक में इंजरी है। आगे बढ़ते बात करते हैं नोएडा की। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान एक शातिर लुटेरे पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आकाश नाम है इस बदमाश का और मुठभेड़ में ये घायल हुआ है। खबर है कि इस बदमाश पर एनसीआर में करीब 14 लूटपाट के मामले दर्ज हैं। इसके पास से पुलिस ने चोरी की बाइक, अवैध हथियार बरामद किया है। तो नोएडा पुलिस को यहां कामयाबी हाथ लगी है। 14 से ज्यादा लूटपाट के मामलों में यह बदमाश इन्वॉल्व था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है। थाना फेज 3 में एक पुलिस मुठभेड़ हुई। इसमें एक शातिर लुटेरा है, इनका नाम आकाश है। ये घायल हुए हैं। शातिर लुटेरा है, ये एनसीआर में इनके खिलाफ लगभग 14 केसेस है। ये गैंगस्टर भी है। इनका कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, 2 लाइव कारतूस, एक कोका कारतूस, एक चोरी का अपाची गाड़ी भी बरामद की गई है। और चलिए अब बात करते हैं पीलीभीत की। पीलीभीत में फूड ज्वाइनिंग में 12 लोगों के बीमार होने की, फूड पॉइजनिंग का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें 12 लोगों के बीमार होने की आशंका है। यहां गृह प्रवेश के कार्यक्रम के दौरान इन लोगों ने खाना खाया था और खाना खाने के बाद अचानक से इन लोगों की तबीयत बिगड़ गई और फिर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी बीमार लोगों को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज उनका चल रहा है। फूड पॉइजनिंग का ये मामला बताया जा रहा है। 12 लोग हैं जो कि बीमार हुए हैं। ये गृह प्रवेश का कार्यक्रम था जिसमें सभी ने खाना खाया और अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने फूड पॉइजनिंग होने की आशंका जाहिर की है। थाना न्यूरिया के कुंवरपुर गांव का ये मामला है। यूपी में शहर शहर और तमाम जिलों में बनाए गए अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आज भी बुलडोजर ने कई जिलों में अवैध निर्माण को ध्वस्त करना है। ये पिछले दिन की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर की है, जहां रेवतीपुर गांव में ग्राम सभा की जमीन पर कई सालों से कब्जा था। इसके अलावा देखिए किस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर कहां कहां गरज चुका है और आने वाले वक्त में कहां गरजेगा, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं रेवतीपुर की। अवैध कॉलोनीज पर 30 करोड़ की जमीन से कब्जा हटाया गया है और दबंगों ने मथुरा में किस तरीके से कब्जा जमाए हुआ था, वहां पर अब अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर पहुंचा और सरकार की जमीन सरकार के हवाले हो गई। ग्रेटर नोएडा, गाजीपुर, मथुरा की ये 3 तस्वीरें तस्दीक करती है इसी बात की कि बुलडोजर गरज रहा है। अवैध कब्जे अब नहीं बचेंगे, सरकारी जमीन खाली होगी। और अब रुक कर लेते हैं उन्नाव का। उन्नाव से खबर, जहां एक युवक को जल्दबाजी महंगी पड़ गई। दरअसल घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर बीच सड़क पर एक पेड़ काटा जा रहा था और इसके लिए दोनों साइड का ट्रैफिक रोका गया था, लेकिन युवक जल्दबाजी में था और जल्दबाजी के चक्कर में ये पेड़ के नीचे दब गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जब ये पेड़ काटा जा रहा था, ट्रैफिक को रोका गया था, लेकिन इस युवक ने सोचा कि ये जल्दी से यहां से निकल जाएगा। ऐसा हो ना पाया, ये पेड़ इस युवक के ऊपर ही गिर गया। देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जहां नियम बनाए गए हैं कई बार मान लेने में भलाई है। यहां पर स्टंट करना, जल्दबाजी दिखाना या बात ना मानना भारी पड़ा है। पहले से ही हाथ में फ्लैग लिए ये शख्स खड़ा था। दोनों तरफ की ट्रैफिक को रोकने के लिए काफी इंतजाम किए थे, लेकिन बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं थे साहब।